जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि मानसून में क्या होता है, भारत में मानसून का आगमन किस प्रकार से होता है और किन किन राज्यों में इन मानसून में का लाभ देखने को मिलता है। कंप्लीटली इस वीडियो में देखेंगे। देखिए मानसून में क्या होता है। एक निश्चित समय तक हवाओं का खास डायरेक्शन में बहना मानसून कहलाता है। एक निश्चित समय तक हवाओं का किसी खास डायरेक्शन में बहना मानसून कहलाता है। जो आप मानसून में देख रहा है, यह मानसून में जो शब्द है, मानसून जो मानसून शब्द है, इस मानसून शब्द का उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ है। इस मानसून शब्द का उत्पत्ति अरबी अरबी भाषा से हुआ है। इसी मानसून शब्द को अरबी भाषा में मौसिन मौ मॉनसीन मॉनसिम कहा गया। मॉनसिम कहा गया। और इस मॉनसिम का अर्थ क्या होता है? इस मॉनसिम का अर्थ होता है कि हवाओं का दिशा ऋतु परिवर्तन हवाओं का दिशा ऋतु परिवर्तन के अनुसार बदलना। समझ में आया? जो अरबी भाषा है, मॉनसून शब्द, इस मॉनसून शब्द से मानसून शब्द का निर्माण हुआ है। और इस मॉनसून का क्या अर्थ होता है? हवाओं का दिशा ऋतु परिवर्तन के अनुसार बदलना। यानी जैसे जैसे ऋतु अगर बदल रही है, उसी के अनुसार अगर डायरेक्शन हवाओं का बदल रहा है, तो यही क्या होता है? मानसून होता है। भारत में मानसून का वर्णन किसने किया? कहा जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में मानसून का वर्ण किसने किया? अल मसूदी। जो भारत में मानसून का जो वर्ण किया है, उनका नाम है अल मसूदी। इन्होंने भारत में मानसून का वर्ण किया है। भारत में मानसून का आगमन किस प्रकार से होता है, अब इसको समझते हैं। भारत में आगमन मानसून का किस प्रकार से होता है, इसको समझते हैं। देखिए, जो यह मानसून टॉपिक है, इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पीपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में, बहुत तमाम एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं। अब चलते हैं, भारत में मानसून का आगमन किस प्रकार से होता है। पहले इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाइएगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो प्रेशर यहाँ पर कम होगा। ठीक, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। हवाओं का गमन किस दिशा की ओर होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। जो हवाएं बहती हैं, हवाएं जो बहती हैं, यह हवाएं किस डायरेक्शन की ओर बहती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। जिस तरह आप समझिए कि एक बड़ा एक ऊंचाई पर रखा हुआ है पानी, एक नीचे रखा हुआ है पानी, तो ऊंचाई वाला पानी नीचे गिरता है, न कि नीचे वाला पानी ऊपर जाता है। तो अपने से गिरना है पानी को, तो ऊंचाई पर रखी हुई पानी नीचे उसको पाइप के माध्यम से गिराया जा सकता है। जैसे सिंटेक्स का पानी नीचे करेंगे तो उसका प्रेशर अधिक रहेगा, अगर ऊपर गिराएंगे तो प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो उसी प्रकार जो हवाएं बहती हैं, यह हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। और टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा? अब अधिक होगा। अब अगर ये समझ लिए तो सारे मानसून जो चैप्टर है, इस मानसून में इन्हीं दो का खेल पूरे चैप्टर भर चलेगा। पूरा चैप्टर में इन्हीं दोनों का खेल चलने वाला है। अब चलते हैं, अब मानसून का आगमन भारत में किस प्रकार से होता है।
मानसून का आगमन भारत में किस प्रकार से होता है, पहले भारत का मैप बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए एक मैप बना दिया है, उतना अच्छा तो मैप है ही नहीं। देखिए यहाँ पर समझते हैं कि भारत में मानसून का आगमन किस प्रकार से होता है। भारत में मानसून किस प्रकार से होता है इसको देखते हैं। आप देखिएगा यह क्या हो गया, यह भारत का मैप हो गया। अब यहाँ पर विश्व का भी मैप का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर विश्व का भी मैप यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि देखिए गर्मी की ऋतु में यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है इसे इसके इसके पूरे जो बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी है, इस कर्क रेखा के सामने हमारे जो सूर्य का प्रकाश है एकदम सीधी पड़ने लगती है, जिसके चलते यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी का मौसम होता है। यहाँ पर क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। जब गर्मी का मौसम में टेम्परेचर हाई है तो समझिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है, अधिक टेम्परेचर रहेगा तो यानी यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी यहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए अब जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, जो नीचे वाला क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्र पर जो हिंद महासागर है और जो दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी क्षेत्र है यहाँ पर क्या रहेगा, उच्च दाब रहेगा, उच्च दाब रहेगा। उच्च दाब होने के कारण क्या होगा कि हवाएं हवाएं क्या होगा, नीचे से यानी दक्षिणी गोलार्ध से किस ओर जाने की कोशिश करेगी, ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगी। तो हवाएं गर्मी के सीजन में भारत में जब गर्मी का मौसम होता है, जून का मौसम आ जाता है, मई जून का मौसम आता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हवाएं हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलना शुरुआत करती है, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलना शुरुआत करती है। अब यहाँ पर समझते हैं इसको इसको यहाँ पर इस तरह इसको टांग देते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलना शुरू करती है तो यहाँ पर पृथ्वी तो क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। यहाँ पर माफ करिएगा आप लोग, लाइट चला गया था। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि पृथ्वी भी क्या करती है, यहाँ पर घूर्णन करती है, तो अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, जिसके कारण घूर्णन करने के कारण उसके ऊपर कोरियोलिस बल कार्य करने लगता है। इस कोरियोलिस बल जब कार्य करता है तो एक फेरल वैज्ञानिक थे, फेरल ने एक नियम दिए, फेरल संबंधित नियम दिए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जो हवाएं घूमती है, जो हवाएं बहती है, यह दक्षिण दिशा में बाएं की तरफ घूम जाती है और उत्तरी गोलार्ध में देखिए दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ घूम जाती है और उत्तरी गोलार्ध में दाएं की तरफ क्या होती है, घूम जाती है। अगर आप यहाँ पर पृथ्वी का निर्माण किया जाए, यहाँ पर पृथ्वी बनाया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, बीच में इक्वेटर रेखा, तो यह क्या करता है कि जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में घूमती है, दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, यह क्या करती है, यह अपने बाएं तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो यही हवाएं क्या होती है, यही हवाएं दाएं तरफ घूम जाती है, यानी राइट साइड मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। तो यही फेरल वैज्ञानिक यहाँ पर फेरल ने कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण यहाँ पर क्या हो रही है, हवाएं मुड़ जा रही है। इन्होंने इस फेरल संबंधित नियम को दिए थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए यह गर्मी के दिनों में भारत के सामने कर्क रेखा गुजरती है और भारत के सामने से होकर यानी कर्क रेखा पर जो प्रकाश की किरणें है सीधी पड़ती है, जिसके कारण टेम्परेचर हाई हो जाता है और यहाँ पर निम्न दाब होता है। भारत में गर्मियों के दिनों में क्या हो जाता है, निम्न दाब हो जाता है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है, उच्च दाब होता है, उच्च दाब होता है। तो हवाएं किस डायरेक्शन की ओर बहेगी, डायरेक्शन इसका होगा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर। जून महीना में हवाएं किस डायरेक्शन की ओर बहेगी, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हवाएं इक्वेटर रेखा को पार करती है तो सारे हवाएं यहाँ पर क्या होती है, यह सारे हवाएं अपने अपने डायरेक्शन से राइट साइड मुड़ जाती है। मान लेते हैं शुरू में क्या होती है, हवाएं सीधी आती है। यहाँ पर आप लोग अब समझिएगा कि राइट साइड किस डायरेक्शन में मुड़ेगी। यहाँ पर देखिए फेरल ने तो यहाँ पर नियम तो बताकर चले गए कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड मुड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए निम्न दाब ऊपर हो गया है और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब उस समय होता है जून महीना का यहाँ पर बात कर रहे हैं, मई जून महीना का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे से हवाएं कहाँ कैसे आएगी, सीधी आएगी, सीधी आ रही है हवाएं। लेकिन जब इक्वेटर रेखा को पार करती है, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, तो यह क्या होती है, अपने अपने हवाओं के डायरेक्शन से किस साइड मुड़ जाती है, यहाँ राइट साइड मुड़ जाती है। तो हमारा आप लोग मुंडी तो देख ही रहे हैं, तो हमारा राइट किधर रहेगा, हमारा राइट रहेगा इस साइड रहेगा। हमारा राइट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट साइड मुड़ जाएगी, यानी अपने डायरेक्शन के जस्ट इस साइड मुड़ जाएगी। यहाँ पर क्या होगी, अपने राइट साइड यहाँ पर मुड़ जाएगी। तो राइट साइड मुड़ जाती है, जिसके कारण हिंद महासागर में इसकी दिशा कैसा हो जाता है, हिंद महासागर में इस हवाओं का डायरेक्शन ठीक इस प्रकार हो जाता है। ठीक कैसे हो जाता है, हल्का सा इस प्रकार हो जाता है, इस प्रकार हो जाता है। तो जो मानसून होती है, यही क्या हो गया, मानसून हो गया, क्योंकि इसका जो दिशाएं हैं बहुत अधिक समय तक एक ही दिशा में हवाएं बहती है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, मानसून कह दिया जाता है। अब इस मानसून का क्या नाम है, देखिए नीचे क्या है, दक्षिण है, और इस साइड क्या है, पश्चिम है, इस साइड क्या है, पश्चिम है। तो इस मानसून को कह दिया जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून कह दिया जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कह दिया जाता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरल से शुरुआत होता है, केरल से शुरुआत होता है। लगभग 1 जून को केरल में यह मानसून प्रवेश कर जाता है। केरल में कब प्रवेश करता है, 1 जून को यह मानसून प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 जून को मानसून यहाँ पर प्रवेश से कर जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो पश्चिमी घाट पर जितने भी पहाड़ी हैं पश्चिमी घाट पर, इस पश्चिमी घाट पर यह मानसून क्या होता है, टकराता है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी हवाएं हैं, अगर पहाड़ से टकराते हैं तो यह अपने साथ साथ हवाओं के साथ साथ बादल को भी लेकर आते हैं, जिसके कारण हवाएं और बादल ऊपर उठने लगती है। हवाएं और बादल कहाँ उठने लगते हैं, ऊपर उठने लगती है, जिसके कारण यह हवाएं और बादल जैसे जैसे ऊपर जाती है, यह हवाएं और बादल क्या होते जाते हैं, ठंडा होते जाते हैं। और यह क्या होता है, ठंडा होने के कारण संघनन क्रिया होती है और बूंद बूंद होकर क्या होती है, यहाँ पर वर्षा करा देती है। यानी जिस डायरेक्शन से आ रही होती है मानसून, अगर बीच में अवरुद्ध आ जाए तो वहीं पर क्या कर देगी, वर्षा करा देगी। लेकिन इसके जस्ट विपरीत दिशा में जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्षा नहीं हो पाता है। तो ऐसे क्षेत्र को जहां पर किसी प्रकार का वर्षा न हो, बीच में क्या हो के कोई पहाड़ या पर्वत हो गया, उसके जस्ट साइड में क्या होना चाहिए, वर्षा हो। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा न हो उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कह देते हैं। उसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो पश्चिमी पहाड़ पर्वत है, इनसे क्या होते हैं, ये मानसून टकराते हैं। और यह मानसून 1 जून को सबसे पहले केरल के तटीय भाग पर पहुंचती है, और यहाँ पर खूब वर्षा कराती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तमिलनाडु तेलंगाना ऐसे क्षेत्र, कर्नाटक वाले इस साइड वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र में आने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। लेकिन इससे पहले भी अगर देखिए यहाँ पर राज्य का नाम पूछे जाए, क्वेश्चन में राज्य का नाम पूछे कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, तो केरल राज्य में होता है। कहां पर, केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों में होता है। लेकिन यहाँ पर कह दिया जाए सबसे पहले भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणतम छोर है, यहाँ पर 25 मई को ही यहाँ पर मानसून आ जाता है। 25 मई को ही यहाँ पर मानसून आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि यह क्या पड़ता है,
इस वाले भाग से थोड़ा अधिक नीचे पड़ता है। तो सबसे पहले जिस स्थल पर आएगा वहीं पर मानसून का आगमन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मानसून आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम छोर पर 25 मई को, यानी 24 से 25 मई को यहाँ पर मानसून देखने को मिलता है। लेकिन भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो केरल राज्य में मानसून आता है। अब यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन कौन राज्य आ जाते हैं? तो यहाँ पर राज्य आ जाते हैं कर्नाटक आ जाते हैं, तेलंगाना और यहाँ पर तमिलनाडु आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि मानसून तो यहाँ पर चला जाता है, लेकिन यह मानसून दो भागों में बढ़ जाता है। एक अरब सागर में यह मानसून बढ़ जाता है, दूसरा इसका भाग हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। एक भाग हो जाता है अरब सागर में, दूसरा भाग होता है बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर का जो पहला चरण होता है, यहाँ पर पहला चरण में यहाँ पर खूब तटवर्तीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है। तटवर्तीय क्षेत्रों में खूब वर्षा कराती है यह प्रथम चरण में। अगर इसके बाद क्या होता है? इसका दूसरा चरण शुरुआत होता है। इसका दूसरा चरण शुरुआत होता है 10 जून से। इसका दूसरा चरण शुरुआत होता है 10 जून से। यह शुरुआत मुंबई से होता है। यह शुरुआत मुंबई के आसपास के क्षेत्रों से होता है। अब मानसून में इस डायरेक्शन में तो जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है, यहाँ पर खूब वर्षा कराती है। यहाँ पर मुंबई में कैसे वर्षा होती है? देखिए, यहाँ पर पुणे के पास यहाँ पर पहाड़ है, ठीक, जिसके चलते मुंबई में खूब वर्षा होती है। मुंबई यहाँ पर पुणे में एक पहाड़ होने के कारण पुणे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन जो मुंबई का जो इलाका है यहाँ पर खूब वर्षा होती है, यहाँ पर खूब वर्षा होती है। इसके बाद क्या होती है? मध्य भारत में इस मानसून का आगमन होता है। इसके बाद मध्य भारत में यही मानसून जो दूसरा चरण में जा रही है, जो दूसरा चरण में मानसून में जा रही है, इसी मानसून का आगमन मध्य भारत में खूब होता है। मध्य भारत में होने के कारण यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? अरावली पर्वत है। यहाँ पर क्या है? अरावली पर्वत है। यह क्या होता है कि मानसून के समानांतर होने के कारण यह अरावली पर्वत पर टकरा नहीं पाती है, जिसके कारण वहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। अगर होती भी है तो बहुत थोड़ा मोड़ा वर्षा होती है। इसीलिए अगर अरावली पर्वत का जो इस समानांतर है, अगर यही अरावली पर्वत इस तरह होता तो सारे मानसून को यहाँ पर रोक लेता और यहाँ पर खूब वर्षा कराता। जो आज हम लोग थार मरुस्थल देख रहे हैं, या आज थार मरुस्थल नहीं होता अगर अरावली पर्वत का आकृति इस तरह होता तब। लेकिन अरावली पर्वत ठीक इस तरह है। जब इस तरह होने के कारण यह क्या होता है कि मानसून के समानांतर होता है, जिसके कारण यहाँ पर किसी प्रकार का मानसून कहीं टकराता नहीं है। जब टकराएगा नहीं तो ऊपर नहीं उठेगा, जब ऊपर नहीं उठेगा तो संघनन की क्रिया नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होता है। लेकिन यही मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यही मानसून जब दिल्ली के पास पहुंचता है तो यहाँ पर रायसीना की पहाड़ी है, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जहां पर क्या है? राष्ट्रपति भवन है। तो इसी रायसीना की पहाड़ी से यह मानसून टकराती है, दिल्ली में खूब जोर वर्षा कराती है, दिल्ली में वर्षा कराती है। यही मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हिमालय के पर्वत देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हिमालय के पर्वत देखने को मिलते हैं। देखिए, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाब, ये सारे क्या है? देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, ये सारे बहुत सारे पर्वत देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आगे तो मानसून में जाते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हरियाणा में कुछ वर्षा कराती है, ठीक, लेकिन यह मानसून ठीक इसके ऊपर नहीं जा पाती है। यहाँ पर क्या है? लेह है। अब लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर केवल वर्षा हो पाती है। तो सबसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि सबसे कम भारत में कहां पर वर्षा होती है? यहाँ पर लेह में होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह कई पहाड़ों के गुजरने के बाद वह लेह क्षेत्र पड़ता है, सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है लेह। तो यह भी पूछता है कि सबसे ऊंचा एयरपोर्ट क्या है? लेह में जो एयरपोर्ट है वह सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, ठीक। तो लेह यहाँ पर कई पहाड़ों को गुजरने के बाद लेह पड़ता है, जिसके कारण यह मानसून वहां तक नहीं पहुंचता है। अगर वहां तक पहुंचता भी है तो इसके पीछे ही वर्षा करा देती है। तो मानसून में का जो
मानसून में का जो आर्द्रता होता है खत्म हो जाता है, तो जिसके कारण आगे वर्षा नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सारे तो इस तरह वर्षा करा दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका तीसरा चरण शुरुआत होता है। इसका तीसरा चरण यहाँ पर गिर पर्वत है। यहाँ पर क्या है, गिर पर्वत है। यहाँ पर गिर पर्वत है। इसका जब तीसरा चरण शुरुआत होता है तो इसे गिर पर्वत पर टकराता है और यह वाला इलाका सौराष्ट्र कहलाता है। और यह वाला इलाका क्या है, सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र है। पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा जिला सौराष्ट्र, भारत का सबसे बड़ा जिला क्या है, सौराष्ट्र है। और इस सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में खूब वर्षा होता है। इस गिर पर्वत से मानसून को टकराने से हो जाता है। लेकिन इसके दूसरे वाली साइड में वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पर रण का कण कहा गया है। यहाँ पर रण का कण यहाँ पर मरुस्थल है। यह नमक से पूरी तरह से क्या है, ढका हुआ है। यह देखने में कैसा लगता है, सफेद लगता है। यह पूरी तरह क्या है, बंजर है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ पर भी आप लोग देखिए जो थार मरुस्थल है, यहाँ पर भी वर्षा देखने को नहीं मिलती है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि जो तीसरा चरण होता है, या पूछेगा क्वेश्चन कि किस पहाड़ से टकराने से सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। गिर पर्वत से टकराने से सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। अब यहाँ पर चलते हैं। इसके पहले भाग को तो पढ़ लिए। जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून था, यह दो भागों में बट गया। एक अरब सागर भाग में और दूसरा बंगाल की खाड़ी वाले भाग में बढ़ जाता है। अब यहाँ पर सीधा चलते हैं इसके दूसरे वाले भाग में। जब दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर म्यांमार में एक पहाड़ी है। म्यांमार में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम है अरकान की पहाड़ी। अरकान की पहाड़ी, इस पहाड़ी से यह मानसून टकराता है और यह पहाड़ी भारत के लिए वरदान साबित होता है। यह पहाड़ी भारत के लिए वरदान इसलिए साबित होता है कि यहाँ पर जो मानसून में इस पर टकराता है, इस मानसून के डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में बदल देता है। और इस डायरेक्शन में बदल देता है, जब इस डायरेक्शन में यह मानसून चलने लगती है, तो इस मानसून का नाम हो जाता है दक्षिण पूर्व मानसून। दक्षिण पूर्व मानसून इसका नाम हो जाता है। और यह मानसून के कारण बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में वर्षा देखने को मिलता है। यानी मैदानी क्षेत्रों में, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इस गंगा के मैदानी क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व मानसून के कारण वर्षा देखने को मिलता है। यह आरकान की पहाड़ी से टकराने के कारण यहाँ पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और जो मानसून आगे की ओर प्रवेश करते हैं, आगे जाते हैं, तो यहाँ पर आगे जाने के कारण यहाँ पर तीन पहाड़ी है। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया में यह जितने भी मानसून इसमें प्रवेश करते हैं, यह मानसून पूरी तरह वर्षा कराते हैं। क्यों पूरी तरह वर्षा कराते हैं? क्योंकि जो गारो खासी जयंतिया है, इस गारो खासी जयंतिया की आकृति कीप के समान है। कीप के समान होने के कारण यहाँ पर मानसून तो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इनको बाहर निकलने के लिए किसी प्रकार का जगह नहीं मिल पाता है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी मानसून में जाते हैं, यह सारे मानसून खूब वर्षा कराते हैं। और जब तक यह मानसून में खत्म नहीं होता है, तब तक यहाँ पर वर्षा होती रहती है। तो पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर मेघालय है। मेघालय के मासीराव में होता है। मेघालय के मासीराव में होता है गारो खासी जयंतिया पर्वत के कारण। गारो खासी जयंतिया पर्वत के कारण यहाँ पर वर्षा देखने को मिलता है। मासीराव के ही जस्ट बगल में यहाँ पर चेरापूंजी है। चेरापूंजी, तो चेरापूंजी में भी यहाँ पर देखने को मिलता है खूब वर्षा। तो भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पर मासीराव मेघालय में देखने को मिलता है। यानी मेघालय के मासीराव स्थान पर देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पर मानसून आगे भी बढ़ते हैं, और यह मानसून जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ वर्षा यहाँ पर असम और अरुणाचल वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उतना वर्षा नहीं हो पाता है। उतना वर्षा यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर असम और अरुणाचल वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। जब इसका डायरेक्शन अरकान पहाड़ी से टकराकर इसका डायरेक्शन दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में हो जाता है, तो यहाँ पर बांग्लादेश में वर्षा देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में वर्षा देखने को मिलता है,
झारखंड बिहार में वर्षा देखने को मिलता है, बिहार में, पंजाब हरियाणा में वर्षा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह वर्षा कराती है, यानी यहाँ पर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा कौन कराती है? दक्षिण पूर्व मानसून वर्षा कराती है, दक्षिण पूर्व मानसून वर्षा कराती है। पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसून यहाँ पर मासीराव मेघालय में होता है, मेघालय के मासीराव में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? यहाँ पर लद्दाख के लेह में होता है, लद्दाख के लेह में देखने को सबसे कम वर्षा मिलता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून में गया था, यह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ पर पंजाब में वर्षा हुआ था, और कुछ वर्षा पंजाब में दक्षिण पूर्व मानसून के कारण भी होता है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो दक्षिण पश्चिम मानसून और दक्षिण पूर्व मानसून दोनों के कारण वर्षा होता है? तो उस राज्य का नाम है पंजाब। यानी जो दक्षिण पश्चिम मानसून इसके कारण भी वर्षा हुआ था देखे थे, और दक्षिण पूर्व मानसून के कारण भी वर्षा देखने को मिल रहा है। तो राज्य का नाम पूछेगा तो यहाँ पर पंजाब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शहर का नाम पूछेगा तो दिल्ली। जो दिल्ली यहाँ पर बसा हुआ है, दिल्ली रायसीना की पहाड़ी पर, रायसीना की पहाड़ी के पास, तो यहाँ पर इसके कारण वर्षा तो हो भी करता है। जो दक्षिण पूर्व मानसून आता है यहाँ पर, इसके कारण भी वर्षा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोनों मानसून के कारण किस शहर में वर्षा होता है? तो दिल्ली में। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी था, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी था, समझ में आया? तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यह मानसून भारत में 3 महीना तक रहता है। यह मानसून भारत में कितने महीना तक रहता है? 3 महीना तक रहता है। इस मानसून का आगमन जून महीना में तो हो गया था, जून महीना में हो गया। जून महीना 1 जून से शुरुआत होता है, तो जून महीना रहेगा, जुलाई महीना, अगस्त महीना, 3 महीना तक भारत में ये मानसून देखने को मिलते हैं। लेकिन अगस्त के बाद जब सितंबर महीना आता है, तो इस मानसून का क्या होता है? लौटने लगती है मानसून। अब यहाँ पर लौटने क्यों लगते हैं ये मानसून? यहाँ पर देखते हैं यह मानसून क्यों लौटने लगती है। यह क्या है? पृथ्वी है, बीच में क्या है? इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन यानी विषुवत रेखा है। और हम लोग कहाँ पर है? हम लोग कर्क रेखा के पास है। तो जो सूर्य का प्रकाश सीधे जुलाई महीना में पड़ रहा था, वही प्रकाश अब क्या होने लगता है? अब सितंबर महीना में सीधे यहाँ पर इक्वेटर लाइन के जस्ट सामने सीधी किरणें पड़ती है, जिसके चलते यहाँ पर टेम्परेचर यानी ताप यहाँ पर क्या होता है? बढ़ जाता है, और यहाँ का ताप बढ़ जाता है, यहाँ का ताप क्या होता है? घट जाता है। जिसके चलते यहाँ का ताप घटने के कारण यहाँ का प्रेशर क्या होता है? हाई हो जाता है, और यहाँ का प्रेशर लो हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं बहती है। इसीलिए यहाँ पर जो मानसून में गई होती है सितंबर महीना में, वह मानसून क्या होने लगती है? लौटने लगती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं बहने लगती है। इसी को कहते हैं भारत से लौटता हुआ मानसून। इसी को क्या कहते हैं? भारत से लौटता हुआ मानसून। तो सितंबर महीना में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मानसून किस महीना में लौटती है? तो सितंबर महीना में भारत का मानसून लौटने लगती है। अब यहाँ पर लौटते समय भारत में कहीं पर भी वर्षा देखने को नहीं मिलता है। इस तरफ गई है जो मानसून, यह हिमालय से टकराने के बाद अब जो लौटने का समय आता है तो इसी डायरेक्शन से क्या होती है? यह मानसून लौट जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है? जो मानसून इस डायरेक्शन से गई होती है, अब इस मानसून इस डायरेक्शन से गई होती है, तो यह मानसून इसी डायरेक्शन से क्या होती है? लौट जाती है। यह मानसून इसी डायरेक्शन से लौट जाती है और आर्कान्य पहाड़ी से टकराती है। आर्कान्य पहाड़ी से टकराने के बाद यह मानसून क्या होती है? बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र से होकर गुजरती है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों से होती है। इस लौटती हुई मानसून जो जाती है तो यहाँ पर खूब आंधी तूफान लाती है। इसके तटवर्ती क्षेत्रों में खूब आंधी तूफान देखने को मिलता है।
यहाँ पर क्या होता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लौटती हुई मानसून के कारण यहाँ पर आंधी तूफान देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें इसमें आर्द्रता, जो हवाएं लौटती है इसमें आर्द्रता नहीं होती है। जब आर्द्रता नहीं रहेगी तो हवाओं का यहाँ पर तेज होता है, यानी हवाएं यहाँ पर तेज बहती है। जब आर्द्रता नहीं रहती है तो हवाएं क्या होती है, तेज रहती है। जब शुष्क हवाएं होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, इसके तटवर्ती क्षेत्रों में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में आंधी तूफान देखने को मिलते हैं। लेकिन जब यह बंगाल की खाड़ी से यह मानसून में गुजरती है तो इसके क्षेत्र में जितने भी वाष्पीकृत हवाएं, जितने भी वाष्प होते हैं, यह वाष्प को भी क्या कर लेता है, अपने साथ लेकर चले जाता है। यह हवाएं अपने साथ लेकर चले जाता है। आगे जाकर यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जब 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 यहाँ पर इस पर्वत पर टकराता है, जो पश्चिमी तट के जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर टकराता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलता है। यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलता है। तो यही जो वाष्प में गया है, जो वाष्प बना है, इस हवाओं के द्वारा, इस मानसून के द्वारा वह वाष्प चले जाती है और यही वाष्प यहाँ पर पहाड़ पर टकराती है। पहाड़ पर टकराने के कारण यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा होती है। भारत का कौन सा राज्य है जो लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा देखने को मिलता है, वह है तमिलनाडु। भारत का कौन सा राज्य है जो लौटती हुई मानसून के कारण आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान आता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यह क्या होती है, यह मानसून लौट जाती है, यह मानसून लौट जाती है। भारत में 97% वर्षा इन मानसून के कारण वर्षा होती है। कौन सी मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण और दक्षिण पूर्व मानसून के कारण 97% वर्षा भारत में हो जाती है। बचा 3% वर्षा। अब यह 3% वर्षा कैसे होता है, अब इसको समझते हैं। देखिए यहां पर मैप में आपको दिखाते हैं इस 3% का वर्षा कैसे होगा। देखिए यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर है। इसे भूमध्य सागर में ठंडे के दिनों में, शीत ऋतु में, ठंडे के दिनों में यहाँ पर क्या होता है, भूमध्य सागर की हवाएं थोड़ी थोड़ी गर्म होती है और थोड़ी थोड़ी गर्म होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यह हवाएं भूमध्य सागर से यह हवाएं तेज दिशा में पूर्व की ओर बहने लगती है, तेज दिशा में पूर्व की ओर बहने लगती है, क्योंकि इस हवाओं में उतना नमी होती है कि यह हवाएं क्या करती है कि बहुत तेज स्पीड से बहती है। इसलिए इस हवाओं का नाम रख दिया गया है जेट स्ट्रीम। जो भूमध्य सागर से हवाएं ठंडों के दिनों में बहती है, यहाँ पर दिसंबर महीना से जनवरी महीना में बहती है यह हवाएं। तो यह हवाओं का नाम क्या रख दिया गया, जेट स्ट्रीम, क्योंकि यह हवाएं बहुत तेज स्पीड से बहती है, इसलिए इस हवाओं का क्या नाम रख दिया गया, जेट स्ट्रीम। यह हवाएं अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ पर पाकिस्तान में, तीनों देश में यहाँ पर तूफान ला देती है। ईरान में, यहाँ पर ईरान है, ईरान में अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में यहाँ पर तेज तूफान ला देती है। इस तेज स्पीड हवा होने के कारण यहाँ पर तूफान देखने को मिलता है। जब भारत में यही हवाएं प्रवेश करती है तो यह हवाएं क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। यह हवाएं ठंडी हो जाती है और पंजाब और हरियाणा में यहाँ पर वर्षा देखने को मिलता है। ठंडी के समय में वर्षा यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में। इसे क्या कह दिया गया, इन हवाओं, जो हवाएं आती है, इन हवाओं को कह दिया गया पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण किन राज्यों में वर्षा होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण किन राज्यों में वर्षा होता है, तो भारत के हरियाणा और पंजाब वाले राज्य में वर्षा देखने को मिलते हैं। लेकिन यही क्या होता है, हिमालय पर्वत से टकराती है, यही हवाएं हिमालय पर्वत से टकराती है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर बर्फ की वर्षा होती है, यानी हिम वर्षा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ खुद ठंडा का ऋतु है, यहाँ का टेम्परेचर इसी तरह होता है। तो जो वर्षा होना चाहिए बूंद का, अधिक टेम्परेचर होने के कारण यह बूंद का वर्षा नहीं हो पाता है, यह हिम का यहाँ पर वर्षा देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में किसके कारण वर्षा हो रहा है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर वर्षा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तो आप लोग समझ गए, पश्चिमी विक्षोभ, जो पश्चिमी विक्षोभ में जो हवाएं चलती है उस हवाओं को क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इन हवाओं द्वारा किन किन देशों में तूफान देखने को मिलता है? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में यहाँ पर तूफान आ जाता है। तो यहाँ पर ये समझ गए। अब देखिए, एक क्वेश्चन में पूछ दिया था, एक क्वेश्चन में पूछा था कि आम्र वर्षा, आम्र वर्षा जो होती है, यह आम्र वर्षा भी भारत में देखने को मिलता है। भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां पर आम्र वर्षा देखने को मिलता है। यह आम्र वर्षा कोई मानसून के कारण वर्षा नहीं होती है, यह आम्र वर्षा मानसून के कारण वर्षा नहीं होती है, क्योंकि भारत में मानसून का शुरुआत जून महीना से होता है। यह जो आम्र वर्षा होती है, यह आम्र वर्षा जो होती है, यह आम्र वर्षा मार्च महीना में और अप्रैल महीना में होती है, और अप्रैल महीना में होती है, यानी मार्च और अप्रैल महीना में यह वर्षा होती है। तो इससे यह समझ में आया कि यह मानसून के कारण वर्षा नहीं हुआ है। और यह वर्षा कहाँ होता है? बिहार और पश्चिम बंगाल में। मार्च और अप्रैल महीना में आप देखेंगे तो थोड़ा मोड़ा वर्षा बिहार और पश्चिम बंगाल में होता है, वहां के लोग कुछ अनुभव किए होंगे। ठीक है, यह वर्षा आम का जो सीजन होता है उस आम के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। अगर मार्च अप्रैल में अगर थोड़ा मोड़ा ये वर्षा हो गया, आम्र वर्षा, तो आम का तो समझे कि उस समय पारी है, उस समय खूब आम फरेगा। समझ में आया? जो छोटा छोटा आम होता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? बिहार वाले लोग कहते हैं ये टिकोरा है, तो उसको कहा जाता है टिकोरा, छोटा छोटा जो होता है। तो यहाँ पर मार्च और अप्रैल में जो आम्र वर्षा होता है, यह आम्र वर्षा उसका संकेत होता है कि अगर आम्र वर्षा अधिक हुआ तो अधिक आम देखने को मिलेंगे उस सीजन में। तो आम्र वर्षा का होना बिहार और पश्चिम बंगाल में अच्छा है, सही रहेगा। तो पूरे भारत में आप लोग तो समझ गए कि किस तरह यहाँ पर आगमन होता है मानसून का, और भारत में कहाँ कहाँ पर वर्षा होती है, कहाँ का वर्षा नहीं हो पाती है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है यह वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। और यहाँ पर जो गिर पर्वत है, गिर पर्वत के उस साइड वाला क्षेत्र, यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो आप लोग कंप्लीटली मानसून से संबंधित जानकारी आप लोग के पास हो गया, और एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है। जय हिंद।